पूर्णिया के वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए, और हम दिखाते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का अभी वस्तु स्थिति है और किस प्रकार तमाम लोग हैं हमारे बड़े बड़े साहित्यकार पूर्णिया के। मेरा एक स्पष्ट मंतव्य है कि जो कोसी क्षेत्र है, पूर्णिया प्रक्षेत्र है, ये साहित्यकारों की भूमि रही है, ऊर्जावान। आज मैं आपको ऐसे चीजों से रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अनमोल होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने लोगों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आज का यह वीडियो आपके दिलों को अवश्य स्पर्श करेगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के ऊपर में बेल आइकन का बटन है, बेल आइकन को प्रेस कर सेटिंग ऑल कर लीजिए, ताकि साहित्य आजकल के तमाम गतिविधियों की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और देख करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या अनमोल चीज है जो मैं आपसे साझा करने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में पूर्णिया के लोकप्रिय साहित्यकार डॉक्टर दीर्घ नारायण जी का एक कहानी कथादेश पत्रिका में नई सदी का बरगद प्रकाशित हुई, और इस कहानी को लेकर पूर्णिया रामबाग स्थित साहित्य का सह ग्रीन हाउस भवन में नई सदी का बरगद कहानी का समीक्षात्मक गोष्ठी आयोजित की गई, और उस गोष्ठी में पूर्णिया के ही नहीं आसपास के भी इलाके के कई वरिष्ठ साहित्यकार भी मौजूद थे। वहां मैं भी आमंत्रित था, मैं भी मौजूद था, और उस समीक्षात्मक गोष्ठी में नई सदी के बरगद के कहानी की समीक्षा करते हुए तमाम वरिष्ठ साहित्यकार अपनी अपनी विचारों को रखा, और साथ ही साथ मैंने भी अपना विचार व्यक्त किया रखा। तमाम साहित्यकारों ने भी रखा, जिनको मैं आगे वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। एक साहित्यकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उन पलों को सहेजना जो उनके ही रचना पर समीक्षात्मक रूप में तमाम साहित्यकारों के द्वारा अनमोल शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया होता है। तो यह तमाम साहित्यकारों के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और हम सबों के लिए भी उपलब्धि है। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आदरणीय डॉक्टर दीर्घ नारायण जी, जो कि नई सदी के बरगद, नई सदी का बरगद कहानी के लेखक हैं, उनके विषय में अगर मैं कुछ कहूं तो मूलतः वह पूर्णिया अररिया के रहने वाले हैं। वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी पदों पर रहकर अपना देश सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही साथ साहित्यिक क्षेत्रों में भी उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित की है। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उनका ये भाव, उनका ये स्नेह, उनका ये सम्मान, और साथ ही साथ पर्यावरण को अपने नजरिए से देखना और पर्यावरण से जुड़े तमाम सामाजिक तमाम जितने भी मनुष्य हैं उनको लेकर उन्होंने जो अनुभव किया उसको उन्होंने नई सदी के बरगद के पेड़ों में उकेरने का काम किया। दोस्तों, नई सदी का बरगद ये जो कहानी है, यह कहानी की जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि नई सदी का बरगद कहानी में लेखक ने अपने देश सेवा के क्रम में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के जो अनुभव पाया है, जो पर्यावरण से पूंजीपतियों का खेल को उन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है, उन्होंने उन्हीं तथ्यों को, जिस प्रकार कि पर्यावरण से पूंजीपतियों का दिनों दिन पूंजी बढ़ते जाता है, पर्यावरण का दोहन करके पर्यावरण का तमाम प्रकार से खेल खेल कर पर्यावरण से जिस प्रकार पूंजीपतियों का पूंजी बढ़ते जाता है, इन सब चीजों को लेकर लेखक डॉक्टर दीर्घ नारायण जी ने अपने मन के भावों को अल्फाजों में उन्होंने व्यक्त किया है इस कहानी नई सदी का बरगद के रूप में। इसमें जैसा कि हाल ही में आपने रिजॉर्ट में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को सुना, ऐसी घटनाओं का चर्चा लेखक तो नई सदी का बरगद कहानी में पूर्व ही कर चुके,
कि इस तरह का खेल खेला जाता है। तो पूंजीपतियों के वाले लोग जो होते हैं वो पर्यावरण का किस प्रकार से शोषण करते हैं, इस कहानी में इस पर विस्तार से जानकारी दिया गया है। विस्तार से लेखक इस कहानी में अपने भावों को उकेरा है। साथ ही साथ बरगद का पेड़ इस सृष्टि को क्या प्रदान करता है, बरगद के पेड़ से क्या लाभ प्राप्त होती है, इन सभी चीजों की भी जानकारी इस कहानी नई सदी का बरगद में लेखक ने बताने का काम किया। कहानी की लोकप्रियता और सबसे महत्वपूर्ण बातें पर्यावरण से लेकर पर्यावरण से पूंजीपतियों का खेल को दिखाया तो गया ही है, किस प्रकार पूंजीपति वाले लोग पर्यावरण का दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं अपनी पूंजी को बनाने में, इस पर तो चर्चा किया ही गया है। साथ ही साथ किस प्रकार पर्यावरण को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, इस पर भी बात की गई है। किस प्रकार पर्यावरण में बरगद का महत्वपूर्ण योगदान है, इस पर भी चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर कहें तो पर्यावरण के दृष्टि से और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के तमाम लोगों की भी दृष्टि से यह कहानी नई सदी का बरगद अति महत्वपूर्ण है और सभी के दिलों को स्पर्श करने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने तमाम लोगों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। नई सदी का बरगद, उसी के लिए यहाँ पर चर्चा और समीक्षा के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अब मैं मंच संचालन के लिए श्री के चौधरी भैया का नाम प्रस्तावित करता हूँ। चलिए, आपने कहानी पढ़ ली है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ी है, मुझे उम्मीद है कि उनको अभी हस्तगत करा दी गई। यह कार्यक्रम अभिप्रेत है प्रतिष्ठित पत्रिका कथादेश में हमारे पूर्णिया जनपद के उभरते हुए सितारे महफिल से माली ही गायब है। माली मायने चंदन माली, हाँ वही तो है जिसकी काबिलियत और दिन रात की मेहनत से अलका रिजॉर्ट के गार्डन और ग्रीन जोन आसपास के सैकड़ों रिजॉर्ट होटलों से निर्णायक बढ़त बना चुकी है। वह है भी तो थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का, कहीं 100वीं वर्षगांठ और पहली वर्षगांठ वाली बात की गांठ तो नहीं बांध लिया हो उसने। अरे बरगद का 100वीं वर्षगांठ कह लो या पहली, मनाया जा रहा है बरगद के लिए ही ना। उसे तो दो दिन पहले ही बता दिया गया था। आज की शाम उसका क्या रोल होगा? जश्न के दरमियान रिजॉर्ट में रुके देसी विदेशी मेहमानों को यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से बताना है, विशेषकर ऊंचे पहाड़ों में पाए जाने वाले उन पेड़ों के बारे में जिनके पौध उसने यहाँ तलहटी में भी अपनी हुनर से उगा रखा है। सभी के सभी भले ही अभी जमीन पकड़े हों, पर रिमझिम बारिश में कितना तो लहलहा रहे हैं। उसके अचानक नदारद हो जाने से साहब एकाएक खफा हो चले। साहब माने भोसले साहब, रिजॉर्ट का मालिक। यूं तो साहब भी इन पेड़ों के बारे में माली के मुंह से कई बार सुन रखे हैं, पर इन पहाड़ी पेड़ों की आख्या व्याख्या उनके पल्ले कभी पड़ी नहीं। बरगद तो जगजाहिर पेड़ है, उसके द्वारा समझाया गया बरगद विज्ञान जब उसके भेजे में नहीं आता, फिर तो बाकी पेड़ों के बारे में वो भला क्या बता पाएंगे टूरिस्ट को। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि उस वाले घोल का लास्ट डोज आज ही तो पड़ना है बरगद में, माली ही तो डालेगा। अलका रिजॉर्ट में बनियान फेस्ट की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। बरगद पेड़ में बिजली की देसी विदेशी लड़ियां, झाड़ियां सोचना मुश्किल है, लेकिन आप कहे तो मैं कोई टेक्निक लगा कर देखता हूँ। यस, गार्डन का मालिक आप ही हो, जो मर्जी करो, पैसे की चिंता नहीं करने का। टूरिस्ट को यहाँ से बद्रीनाथ तक पाए जाने वाले पेड़ पौधों के दर्शन यही कराने का। खास बिजनेसमैन की सब सज्जा भोसले साहब के अंदर से बाहर लगी, उसने भी देरी नहीं की। बस आप हमें एक साल दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसने संकल्प वाले अंदाज में साहब को आश्वस्त किया, फिर साहस करके पूछा, लेकिन साहब मुझे तो चिंता हो रही है इस बरगद इसकी जीव गति तो फैल सी गई है और तो पत्ते पीले पड़कर झड़ रहे हैं। वक्ता है उनको सुनने में ज्यादा आनंद होगा और बीच बीच में हम और लोगों को भी बुलाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो अभी कहानी का पाठ हुआ है नई सदी का बरगद, इस साहित्य आकाश के इस साल में अपनी बात दुनिया
महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष अंग्रेजी डॉक्टर शंभू लाल वर्मा इसमें आग्रह करूंगा प्रकाशन हमारा नहीं है। उससे पहले जो तस्वीरों में करती थी उसमें से शायद देरी हो गई, इसलिए कुछ बातें यहाँ स्पष्ट हो गई जो मैं पूछना चाहता था, जो वो बाद में बताऊँ। यह है कहानी शुरू से अंत तक मैं पढ़ा और इसको कहता है कि एक सिटिंग में पढ़ जाना। जो शॉर्ट स्टोरी के बारे में कहा गया है, आधुनिक कहानी के बारे में कहा गया है कि भाई कहानी वही है जिसे कि आप पढ़ना शुरू करें फिर कंप्लीट कर दें। इतनी दिलचस्प ये कहानी मुझे लगी। में रखता है कि बनियान फेस्ट में इस बरगद की शोभा कई गुना बढ़ जाएगी जब इसकी शाखों को बिजली बत्ती से सजा दिया जाएगा। भोसले चंदन को एक दवा देकर झांसा देता है, यह इस दवा को बरगद की जड़ में डालते रहो। बनियान फेस्ट वाले बड़े सफेद पत्ते उगाएंगे। दरअसल वह दवा वृक्ष को सुखाने का जहर होती है। चंदन आधी शीशी दवा दे चुकने के बाद महसूस करता है उसके द्वारा पोषित पौधों का परदादा यह बरगद हरा भरा होने के बजाय सूख रहा है, मर रहा है। तब इतने दिनों तक बरगद की जड़ को जहर पिलाते रहने के पाप से उसे शर्मा लगता है। तब उस शीशी का बचा हुआ आधा जहर खुद पीकर सदा के लिए सो जाता है। यह कहानी पर्यावरण के साथ हो रहे विश्वासघात को बेनकाब करती है, मगर कहानीकार के ज्ञानीपन का शिकार होकर वनस्पति शास्त्र का छात्रोपयोगी चैप्टर बन गई है तथा उन पाठकों के लिए लिखी गई है जिन्हें अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान हो। सही बहुत सुंदर। यह बात तो कई लोगों के मन में थी। कहानियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए था कि अंग्रेजी के शब्दों से हम कम प्रयोग करें। वैसे कहानी बहुत अच्छी है और मैं इसी कड़ी में जो कहानी का पाठ हुआ और जिन कहानियों पर चर्चाएं आ रही हैं, इसका लब्बो लुभाव वही है। एक तरफ चाहे वो फूल माली हो, चाहे वो कर माली हो, चाहे वो वन माली हो, उसके जीवन की कोशिश होती है कि मनुष्य जिंदा रहे तो उसको मुस्कुराहट से भर दे, वो मर भी जाए तो उसके यहाँ फूल लेके चला जाए। कुछ यही हालत चंदन माली की है। अपनी आंखों के सामने वो सब कुछ बनते बिगड़ते देखता है और सिवाय अपने अंतर के 8 आंसू बहाने के सिवा वो कुछ कर नहीं सकता है। मैं इसी कड़ी में चाहूंगा, हमारे बीच सिद्धस्थ साहित्यकार हैं, साहित्य प्रेमी हैं और आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने पूर्णिया, भागलपुर, तवांग, दरभंगा और कई जगहों पर बड़े बड़े साहित्यकारों से उनका साबका पड़ा है। और इस तरह की कहानियां जहां खास करके एक हुमायूं थे, दीर्घनारायण जी, पहाड़ी भूमि का अनुभव है। यहाँ तक पहाड़ तो पहाड़ के जोड़ के बीच में जो कीड़ा होता है यासा गंगू, उसके भी बारे में इन्होंने बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है। मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर प्रभात नारायण झा जी से तो अपनी बात रखें। और सिखाती और मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा जैसे जल जीवन हरियाली के लिए जो बातें होती हैं वो हरियाली यहाँ पर पसर गई है। बहुत सारी हरियाली पसरी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ चंदन जोशी की मजबूरी, जो विद्वान होते हुए, जानकार होते हुए उनसे जो गलती हुई, उनको मैं बरगद, नई सदी का बरगद हो या पसंद करते हैं और तमाम पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करें। सर के द्वारा कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कहानी का भाव जो केंद्रित है वह पर्यावरण। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए और मैं आज कहीं नहीं गया अपने घर से, सिर्फ ये इंतजार कर रहा था कि 4 कब बजेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आज सारा काम हिंदी साहित्य की उपलब्धि है ये। इस परिचर्चा में मैं अपनी और तमाम चलो अरे वाह, सभी खाना खाकर ही जाएंगे।
हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ अभी डॉक्टर दीर्घ नारायण सर स्वयं जुड़े हुए हैं और आज जो भी आप वीडियो में देखे शुरुआत में जो भी परिचर्चा आपने देखा, जो भी समीक्षा आपने देखा, वो डॉक्टर दीर्घ नारायण सर की ही रचनाओं पर आपने सुना है। सर अभी नाश्ता कर रहे हैं और तमाम जितने भी साहित्यकार हैं सभी को ये भोजन करा रहे हैं और मैं दिखाता हूँ किस तरह सर अंतिम संवाद क्या काफी अच्छी परिचर्चा रही। मेरा एक स्पष्ट मंतव्य है कि जो कोसी क्षेत्र है, पूर्णिया प्रक्षेत्र है, ये साहित्यकारों की भूमि रही है, ऊर्जावान है। यहाँ जो रचनाएं लिखी जा रही है, जो छप रही है, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। यहाँ के उदीयमान रचनाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर लाना है, उसी कड़ी में आगे रखी गई थी ताकि हमारे जो युवा रचनाकार हैं जिसमें मेरिट है वो उनकी अच्छी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर आए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भी सर से और मैं दिखाता हूँ अभी सभी को। अभी तक आप देख चुके हैं कि किस तरह परिचर्चा हुई, समीक्षा हुई और समीक्षा के उपरांत हमारे पूर्णिया के वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हुए हैं भोजन करने के लिए और हम दिखाते हैं कि किस प्रकार का यहाँ का अभी वस्तु स्थिति है और किस प्रकार तमाम लोग हैं, हमारे बड़े बड़े साहित्यकार पूर्णिया के सब लोग आ जाए। सभी हमारे अब्दुल भैया है, एकदम हमारे अरविंद सर है, तमाम सारे हमारे साहित्यकार हमारे रंजीत सर है, दीवाना जिनकी आवाज आप जरूर सुनी ही होंगे और जल्द ही हमारे साथ रंजीत सर जुड़ने वाले हैं। आप सभी को देखेंगे इस तरह सभी लोग अब भोजन करेंगे, भोजन करने के उपरांत यहाँ से अपने घर प्रस्थान करेंगे। लेकिन आज का आप अभी तक जो वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद साहित्यिक परिचर्चा जिस प्रकार हुई है वो काबिल तारीफ है और सबका जो विचार अंतिम संवाद इन्होंने प्रेषित किया, हम सभी के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर दीर्घ नारायण सर को भी और आप तमाम जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।